हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के अंदर हम MPS 001 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो भी आंसर्स रहने वाले हैं उन्हें हम दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर करेंगे ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके। उसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी एक जगह अवेलेबल हो जाएं, तो उसके लिए आप हमारा जो गेस्ट पेपर है MPS 001 का उसे परचेज़ कर सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है। ओके, तो वहाँ से फिर आप अपना गेस्ट पेपर बाय कर सकते हैं। ओके, सो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, सो ये मैंने ना अपनी ओल्डर वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है, बट बिकॉज हम दिसंबर एग्ज़ाम के लिए नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से कवर करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आने वाले टाइम में ना हम MPS के और भी जो आपके एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो जॉन रॉल्स के आंसर को शुरू करने से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें अपने आंसर में कि जॉन रॉल्स आखिर कौन है, उसके बारे में हमें पूरी विस्तार से चर्चा करनी है। तो जॉन रॉल्स डेवलप्ड अ थ्योरी कॉल्ड जस्टिस एज फेयरनेस इन हिज बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है गाइस, तो बुक का नाम क्या है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिस किताब के अंदर उन्होंने ये जो आपका न्याय का सिद्धांत है वो दिया है। तो हिंदी में भी आप सेम ऐसे ही लिख देंगे अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। आप इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो किताब का नाम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ही एम टू क्रिएट अ रैशनल फाउंडेशन फॉर जस्टिस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, बैलेंसिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल कोऑपरेशन। तो अब यहाँ पे बात आती है कि उन्होंने इस किताब के अंदर किस चीज़ के बारे में चर्चा की है, या इस किताब को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। तो गाइज़, उनका उद्देश्य ये था कि जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, स्पेशली जो आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे न्याय आखिर कैसे लोगों को मिलेगा, कैसे जो सरकारें हैं वो लिबर्टी, इक्वालिटी के बीच में एक संतुलन ला सकती हैं। ठीक है, समानता और सामाजिक सहयोग के अंदर एक संतुलन ला सकती हैं, उसके बारे में उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है। इस किताब के अंदर अगर हम देखें तो वो दो मुख्य चीज़ों की बात करते हैं। पहली तो वो बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन की, और दूसरी जो है वो है आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता का पर्दा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि ओरिजिनल पोजीशन आखिर क्या है। ओरिजिनल पोजीशन कुछ भी रियल नहीं है, बस ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि एक काल्पनिक स्थिति होती है जहाँ पे जो व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं वो चुनते हैं, सोसाइटी के लिए कानून बनाते हैं, नोइंग देयर सोशल स्टेटस और एबिलिटीज। ओके, विदाउट नोइंग। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए, अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए कानून बनाना चाहता है तो उस व्यक्ति को उसका उसका सोशल स्टेटस और उसकी एबिलिटीज़ नहीं पता होनी चाहिए। अगर किसी को पता होगा कि वो आगे जाकर कौन सी कैटेगरी में जाएगा, जनरल कैटेगरी में जाएगा, OBC में जाएगा, SC में जाएगा या ST में जाएगा, तो वो अपने हिसाब से अपने फ़ायदे वाले कानून बना लेगा। तो जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि व्यक्ति अपनी मूल स्थिति में होना चाहिए, उसे उसका जो सोशल स्टेटस है या उसकी एबिलिटीज़ उसको पता नहीं होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति एकदम प्रॉपर जस्टिस वाली बात कर पाएगा। व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करें तो यहाँ पे उस व्यक्ति की आंखों के सामने एक अज्ञानता का पर्दा होगा। डिसीजन मेकर्स डोंट नो देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इवन उन्हें अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, फॉर एग्जाम्पल कि वो मेल है, फीमेल बनेंगे, या वो कोई एनिमल बनेंगे, या वो ट्रांसजेंडर बनेंगे, क्या बनेंगे, ये भी उन्हें नहीं पता होना चाहिए। तो जस्टिस जब ही आएगा जब हर कोई अपने आप को भूल जाए कि वो क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, तब वो एक ऐसा निर्णय लेंगे जो सबके हित में होगा। समझ रहे हो कि अगर मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं ज़्यादातर क्या सोचूंगी कि मैं फ़ीमेल के बेनिफिट के कानून बनाऊँ, है ना, मेल्स को इग्नोर करूँगी, या अगर मेल होंगे तो वो फीमेल को इग्नोर करेंगे। तो बात ये होती है गाइस कि हमें पता नहीं होना चाहिए, और जब मुझे पता ही नहीं है
तो मैं क्या करूँगी कि ऐसा कानून बनाऊँगी जो दोनों के बेनिफिट में हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना इंडिया में, जो सारे बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देता है, तो 6 से 14 साल के बच्चों के पास अधिकार है। तो ये भी एक ऐसा डिसीज़न है जो कि हमने सबके हित के लिए लिया, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो जॉन रॉल्स के द्वारा दिए गए हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वो बताते हैं इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ की बात करते हैं। तो एवरीवन हैज़ द सेम बेसिक राइट्स एंड दैट कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय अदर कंसिडरेशन। किसी सबके पास बराबर के अधिकार होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। इनइक्वालिटीज़ अलाउड होंगी, जब वो सोसाइटी के लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स का फ़ायदा करें। देखो आज के समय में अगर हम बात करें आदिवासी लोगों की, तो आदिवासी लोगों के लिए गाइस जंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम उनके लिए कुछ चीज़ें रिज़र्व कर देते हैं, जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट को रिज़र्व कर देते हैं कि यहाँ पे बाकी लोग नहीं जा सकते हैं, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि यार ये तो समानता नहीं है ना, ये कैसी समानता है कि आपने किसी को तो बेनिफिट दे दिया। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस प्रिंसिपल की बात होती है कि यहाँ पे स्वीकार्य है असमानता। कब तक स्वीकार्य है? क्योंकि इसमें समाज के सबसे कमज़ोर सदस्य का लाभ हो रहा है। रिजर्वेशन भी हम देखते हैं कि इसी प्रिंसिपल पे बनाया हुआ है। रिजर्वेशन तो जो दिया जाता है, अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न भी यही होता है ना। तो जॉन रॉल्स बात करते हैं जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय को निष्पक्षता के रूप में वो देखते हैं, और स्वतंत्रता को वो ना प्राथमिकता देते हैं। तो उनके लिए न्याय क्या है? अधिकारों, कर्तव्यों और संसाधनों के वितरण में निष्पक्षता होनी चाहिए। उसके अलावा सामाजिक या आर्थिक लाभ के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का त्याग नहीं किया जा सकता। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज कि वो जो है जॉन रॉल्स, वो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है ना उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और फोकस करना चाहिए हमें लीस्ट एडवांटेज ग्रुप्स और वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर। और तर्कसंगत और निष्पक्षता से जो समाज में नियम कानून बनाए जाने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, वो हमारे निष्पक्ष होने चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा कि यू नीड टू क्रिटिसाइज़ करो या आलोचनात्मक वर्णन करो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का, तो आप बताएंगे कि कुछ लोग इसको अत्यधिक आदर्शवादी कहते हैं, कि जो भी उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है वो सब हमें अनरियलिस्टिक लगता है, इतना पॉसिबल नहीं है, और वो योग्यता की बात ही नहीं करते हैं। तो डिफरेंस प्रिंसिपल क्या दिखाता है कि वहाँ पे जिन लोगों में योग्यता है उनको फिर पीछे छोड़ दिया जाएगा, इनएफिशिएंसी आएगी इसकी वजह से। एंड कम्युनिटी समुदाय की अनदेखी करते हैं, क्योंकि जॉन रॉल्स सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो समुदाय की अनदेखी करते हैं, कि समाज में जब कोई व्यक्ति रहता है ना, तो उसके समाज के प्रति भी उसके कुछ अधिकार कह सकते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं यहाँ। सो देखो 3 चीज़ों पे आपको इसकी आलोचना करनी है। मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। देखो आलोचना का मतलब ये होता है कि अब आपने बताना है कि सब कुछ तो अच्छा है, बट कौन सी बातें, कौन कौन सी उसमें खामियां आपको दिखाई दे रही हैं। तो पहली खामी आपने क्या बोली कि इट इज़ वेरी आइडियलिस्टिक, लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिचुएशन लाइक दिस, कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो। एंड ये योग्यता की उपेक्षा। अब डिफरेंस प्रिंसिपल में क्या बोला जाता है कि आप रिजर्वेशन अगर दे रहे हो किसी को, तो यहाँ पे जो लोग योग्य हैं ना उनका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। वो बोलेंगे कि दूसरे व्यक्ति को तो 20% में ही एडमिशन मिल जा रहा है और हम 80 लेकर आ रहे हैं, हमें तब भी नहीं मिल रहा, तो कोई भी फिर वर्क नहीं करना चाहेगा। तो योग्यता, एफिशिएंसी आएगी इसकी वजह से, इनएफिशिएंसी सॉरी, असक्षम हो जाएंगे लोग। ठीक है कि भाई ये तो गलत बात है, वो उसके योग्य भी नहीं थे फिर भी उनको मिला। और कम्युनिटी समुदाय की अनदेखी इसमें होती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात करना है। आई थिंक ये आपकी यूनिट नंबर 3 या फिर 4 का क्वेश्चन है, इक्वालिटी वाली जो आपकी यूनिट है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस यूनिट को कवर करें। उसके अंदर जो भी 4 डायमेंशंस दी हुई थी, 2 4 या 3 आई थिंक जो भी थे, वो मैंने इस वीडियो में शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, देन यू कैन स्टडी फ्रॉम योर यूनिट ऑल्सो। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास ना चैप्टर वाइज नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं। सो फॉर नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नाउ गाइज लीगल इक्वालिटी की बात करेंगे।
कानूनी समानता क्या होती है? तो लीगल इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो कानूनी समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होते हैं। ऑब्वियसली ये सब हमें पता है, और उनके पास समान कानूनी अधिकार, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। उनकी जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। ये लीगल इक्वालिटी में आता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अधिकार होता है। लाइक हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के उनके पास इलेक्शन से पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है ना। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है लाइक वी नीड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। तो अगर आपको अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है या जो खाई है, अगर आपको इसे कम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार उसके लिए क्या कर सकती है? सरकार को इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आनी होगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए सरकार क्या करेगी? फेयरली सारे वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, रिसोर्सेज को और अपॉर्चुनिटीज़ को। एंड इट इंक्लूड्स एक्सेस टू बेसिक नीड्स, और लोगों की जो बेसिक नीड्स है ना वो भी पूरी होनी ज़रूरी है अगर हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर आना है। एंड फिर होती है हमारी सामाजिक समानता। गई समाज के अंदर लोगों को जाति, धर्म या उनके लिंग के आधार पर, उनके बैकग्राउंड के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस फेमिनिज्म। मैंने इसको पार्ट 1 में इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि पार्ट 1 जो वीडियो होती है ना वो सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं, है ना। बाकी के टाइम उनको नहीं मिल पाता है, तो मैंने जो 3 मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने पार्ट 1 में इंक्लूड किया। फेमिनिज्म से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपको जहाँ भी ये टॉपिक दिख जाता है, आप किसी भी वीडियो में से पढ़ते हैं तो आप इसको ज़रूर कवर कीजिएगा। नारीवाद। तो फेमिनिज्म क्या है गाइस? तो ये एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, एक आंदोलन है जो एम करता है बिटवीन इक्वालिटी मैन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी के लिए, एंड चैलेंज करता है समाज में पेट्रियार्की को, पितृसत्ता को, और जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ये उसे चैलेंज करता है। इसके कोर पोस्टुलेट्स के बारे में हम देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी आपके फेमिनिज्म वाली यूनिट से ही मैंने लिए हैं। ओके, सो देखो क्या है गाइज नारीवाद? एक वैचारिक आंदोलन है और इसका उद्देश्य है मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं के बीच में समानता को स्थापित करना, पितृसत्ता और लैंगिक भेदभाव की संरचना को चुनौती देना भी इसका उद्देश्य है। इसके मुख्य सिद्धांतों की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे पेट्रियार्की को, जिसको भी नहीं पता वो देखिए। पेट्रियार्की गाइस एक ऐसा सोशल सिस्टम था जहाँ पे हम देखते थे कि जो मेन होते थे दे हैव मोर पावर एंड दे हैव मोर कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। पेट्रियार्की स्ट्रक्चर सोसाइटी इन अ वे दैट मेंटेन्स मेल डोमिनेंस एंड रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स ऑटोनॉमी। तो महिलाओं की जो स्वतंत्रता होती है, पितृसत्ता के अंदर महिलाओं के पास स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और समाज के अंदर जो पुरुष होते हैं उनका बोलबाला रहता है। और नारीवादी के दूसरा जो पोस्टुलेट है उसमें वो बात करते हैं लिंग और सामाजिक भूमिका के अंतर की। तो पहले तो वो पितृसत्ता को समाप्त करने की बात करते हैं, फिर नारीवाद लिंग और सामाजिक भूमिका के बीच अंतर करता है। लिंग आपके जैविक भिन्नताओं को दर्शाता है, ठीक है। लिंग जो है वो रिलेटेड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से रिलेटेड होता है वो। और जेंडर आपके समाज में जो बनाया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसे कहते हैं कि अगर खाना बनाना है तो महिला ही बनाएगी, या अगर बाहर कोई बड़ा हैवी वर्क करना है तो मेल ही करेगा। तो वहाँ पे हम देखते हैं वो जेंडर में आ जाता है। जेंडर रोल्स कल्चर के कारण बनते हैं, नेचुरली वो नहीं बनते हैं। एंड वो लोग कहते हैं सेक्स इज़ टू नेचर एज जेंडर इज़ टू कल्चर। तो सेक्स जो होती है व्यक्ति की, वो मेल है या फीमेल है, वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, बट जेंडर जो है वो उसके कल्चरल नॉर्म्स के द्वारा बनता है। तो फेमिनिज्म गाइज एम्फेसाइज करता है कि भाई समाज में जो भी इनइक्वालिटी आ रही है ना वो हमारे कल्चर के कारण आ रही है। उसके बाद फेमिनिज्म क्रिटिक्स हाउ सोसाइटीज़ डिफाइन मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। आज के समय में हम देखते हैं ना कि अब चीज़ें बदल रही हैं, बट अगर हम पहले की बात करें तो पुरुषों से कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस होती थी और महिलाओं से कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और वुमेन को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता था।
उसके अलावा फेमिनिज्म एग्जामिन करता है कि कैसे जो वर्क है कि भाई अनपेड डोमेस्टिक वर्क जो है, केयर गिविंग रोल्स हैं वो वुमेन को दिए जाते हैं, और मेन जो हैं वो हाई स्टेटस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। आज के समय में भी थोड़ा बहुत है, बट पहले काफ़ी ज़्यादा था, है ना। आज तो हम देखते हैं कि हाँ महिलाएं हैं अच्छे पदों पर, बट पहले की बात है ये। और कुछ एरियाज़ में देखें तो अभी भी वो पीछे ही हैं। फेमिनिज़्म जो भी आइडियोलॉजिकल एजम्पशंस होती हैं, जो वुमेन को सबसे बड़ा जो फेमिनिज़्म चैलेंज करता है ना, वो उन चीज़ों को करता है कि जब महिलाओं से कहा जाता है कि आपको डोमेस्टिक वर्क करना है, आपको केयर गिविंग रोल्स करने हैं, तो फेमिनिज्म ना इन सारी एजम्पशंस को सबसे ज़्यादा चैलेंज करता है। वो कहता है कि यार मतलब वाई वुमेन को ही क्यों घर का काम करना है, मेल क्यों नहीं कर सकता। या फिर मेल्स के लिए भी वो बात करते हैं कि सारे जो चीज़ें हैं हमेशा हैवी वर्क्स मेल को करने पड़ते हैं, तो वो वुमेन क्यों नहीं कर सकती हैं। तो वो बात करते हैं गाइज इक्वालिटी की। जो भी है, कुछ लोग इसको नेगेटिव समझते हैं, बट आपको इसको इन अ पॉजिटिव वे ही अपने आंसर में लिख कर आना है। आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर। इसके बाद मैं MPS 001 का पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। गेस्ट पेपर या नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपकी जो भी क्वायरीज़ हैं, जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे को जेन्युइन, आप रियल में ही बहुत परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन आप गाइडेंस के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके गाइज,